नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक कर्ते का 2 के अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक परिचय, जिसके लेखक कमलेश्वर जी है, तो कमलेश्वर का लेखक परिचय समझ लेते हैं। देखिए, कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कहने का मतलब है, कमलेश्वर जी का जन्म 1932 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद से उन्होंने एमए की थी। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर उन्होंने कार्य किया था और बहुत सारी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण से पुरस्कार भी मिल चुका है। 27 जनवरी 2007 को हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो जाती है। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं। कहने का मतलब ये किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इनकी देखो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। रचनाओं में पहले कहानी संग्रह लेते हैं। कहानी संग्रह: राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छत्तों वाला घर, जिंदा मुर्दे। पहले देखो, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छत्तों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये इनके कहानी संग्रह थे। और उपन्यास: वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान। देखो, उपन्यास कौन से थे? वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, इनके उपन्यास है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्मरण भी लिखी। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी। कमलेश्वर जी की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की मानवीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया। कहने का मतलब है, तेजी के साथ जो समाज बदलता जा रहा है, उसका अंतर तक झकझोर देने वाला संवेदनशील चित्रण इन्होंने किया है। महानगरीय सभ्यताओं की वजह से व्यक्ति अकेला होता जा रहा है और अकेलेपन की व्यथा को इन्होंने बखूबी समझा और अपनी रचनाओं में व्यक्त भी किया। जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक काटना और नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। कहने का मतलब है, नाक एक इज्जत का प्रतीक इज्जत का प्रतीक माना जाता है, या नाक इज्जत की प्रतीक मानी जाती है। तो कहने का मतलब है, जैसे हमारे हिंदी में बहुत से मुहावरे चलते हैं कि नाक काटना मतलब इज्जत खराब करना, इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। और इसी मुहावरे का अर्थ विस्तार करते हुए कमलेश्वर जी ने यहाँ व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिकता, मतलब कहने का मतलब है, लेखक क्या करता है, अंग्रेजों के आदेश से, अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी लोग है सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक की, उस अंग्रेजों के काल की, जो अंग्रेजों का काल था, उस समय लोगों की मानसिकता कैसी थी। हमारा देश आज़ाद हो जाता है, फिर भी लोगों की मानसिकता अंग्रेजों के प्रति है और इंग्लैंड के प्रति आकर्षित है। अब देखो, अपने कथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कमलेश्वर है। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी
एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और सही जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फ़ौज तैयार हो रही थी। कहने का मतलब है ये बात उस समय की है कि इंग्लैंड की महारानी या रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो ये जो पत्रकार होते हैं अखबारों में उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, और लंदन के अखबारों से रोज़ाना खबर आती है कि शाही दौरे के लिए कैसी ये जो शाही दौरा है, रानी एलिजाबेथ और उसके पति दौरे पर जा रहे हैं और कैसी कैसी वहाँ तैयारियाँ हो रही है। और रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो बहुत परेशान था। वो इस बात से परेशान था कि जब रानी हिंदुस्तान जाएगी तो क्या पहनेगी, पाकिस्तान जाएगी तो क्या पहनेगी, और नेपाल जाएगी तो क्या पहनेगी। तो उन तीनों देशों में जाने पर ड्रेस की बात होती कि कौन सी ड्रेस पहनेगी, इस वजह से वो परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शाहिद जासूस भी, कहने का मतलब उनका सचिव है और जो जासूस राजदूत थे वो भी उनके दौरे से पहले पूरे महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या एशिया महाद्वीप का तूफानी दौरा करने के लिए आ रहे थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं तूफानी दौरा करना, चूँकि एक नया समय था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अब कहते हैं कि रानी एलिजाबेथ के साथ फ़ोटो खींचने वाले फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। अब आगे देखिए, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनी हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्च उस सूट पर आया। कहने का मतलब है इंग्लैंड के अखबारों पर हमेशा ये समाचार आते थे कि जो समाचार आते थे वही दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में देखने को मिलते थे। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड का कोई समाचार पत्र, कोई कोई समाचार छापता था, उसी समाचार की हूबहू नकल हिंदुस्तान के पत्रकार अपने हिंदुस्तानी अखबारों में करने लगे दूसरे दिन। अगर पहले दिन अगर वो लंदन के अखबार में छपे तो दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबार में देखने को मिल जाती थी। तो देखो, कतरन एक ऐसी प्रकार की कि रानी ने एक ऐसा हल्का नीले रंग का सूट सिलवाया है जिसका जो रेशमी कपड़ा वो हिंदुस्तान से लाया गया है, और करीब उस सूट पर 400 पाउंड खर्चा है। कितना है? 400 पाउंड। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री थी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आए। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। कहने का मतलब है पत्रकार इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि एलिजाबेथ की जन्मपत्री, पूरा जीवन परिचय छाप देते हैं। प्रिंस फिलिप के कारनामे, और प्रिंस फिलिप है उसके भी हर प्रकार की हरकतें, कार्यों को वो छाप देते हैं। और देखो, उनके नौकर, बावर्ची, खानसामे, अंगरक्षक सभी की जीवनियाँ अखबारों में छाप देते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। और सबसे हंसी मज़ाक की बात तो यह है कि शाही महल थे ना, उनमें रहने वाले कुत्तों की तस्वीर भी अखबारों में छाप देते हैं। पत्रकार ऐसा काम करते हैं। देखिए, बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। बहुत गजब है कि बड़ी धूमधाम हो रही थी, शोर शराबा। रानी के आने का कार्य तो इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। और ये गूंज हिंदुस्तान में कौन पैदा कर रहे थे? हिंदुस्तान के पत्रकार। और शंख इंग्लैंड में बज रहा था। शंख कहने का मतलब है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था। इंग्लैंड के अखबारों में रोजाना क्या होती थी? रानी एलिजाबेथ के दौरे पर निकलने की कतरनें छपती थी। दूसरे दिन उन्हीं कतरनों को भारतीय अखबार छाप देते थे। भारतीय पत्रकार कह सकते हैं
अपने अखबारों में छाप देते थे। तो इन अखबारों से या इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। देखो इसमें होता है क्या है, पूरे हिंदुस्तान में ये सनसनी एक खबर फैल जाती है और दिल्ली राजधानी है उसमें तहलका सा मच जाता है कि आज रानी एलिजाबेथ 5,000 का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी और उसके साथ उसके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। बहुत कुछ क्या, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो, कहते हैं कि जिसके बावर्ची, जिसके नौकर या सेनापति कह सकते हैं, पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, और उसकी शान शौकत का क्या कहना, उसकी शान और शौकत का क्या कहना, वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। और नई दिल्ली, कहते हैं नई दिल्ली के लोगों ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता नई दिल्ली के लोगों से निकल गया कि आज वो हमारे घर दिल्ली राजधानी में आएगी। खुदा की रहमत, खुदा ईश्वर की दया बनी रहे उस पर। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उसको देखेंगे और कभी अपने घर दिल्ली को देखेंगे। देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कहने का मतलब है नई दिल्ली में तैयारियां होने लग जाती है। अभी रानी एलिजाबेथ आई नहीं है, आने से पहले ये तैयारियां शुरू हो जाती है। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने, कहने का मतलब है, और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। अब देखिए बात ये होती है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, कोई किसी की ओर देखता ही नहीं है, और देखते ही देखते सड़कें जवान हो गई, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत हो जाती है, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, और टूटी फूटी सड़कों में जमी जो पुरानी धूल थी उसको एकदम साफ कर दिया जाता है। इमारतों ने नाज़नीन की तरह श्रृंगार, और इमारतों को, नाज़नीनों का मतलब होता है, नाज़नीना का मतलब होता है कोमलांगी। कोमल अंग वाली कोई स्त्री अपना श्रृंगार करती है ना, उसी प्रकार से इमारतों को सजाया जाने लगा, श्रृंगार किया जाने लगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस देखो करने का मतलब है, जो भारतीय लोग थे, जो औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजी मानसिकता को मानने वाले जो लोग थे, उनके मस्तिष्क में एक विचार सबसे ज़्यादा बार आ रहा था। वो क्या था कि वहाँ दिल्ली के अंदर एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसके ऊपर नाक नहीं लगी हुई थी। क्या नहीं लगी हुई थी? नाक। तो वो सोचते हैं कि जॉर्ज पंचम की, उनके सामने एक सबसे बड़ी बाधा या मुश्किल वो हो जाती है कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। नई दिल्ली में सब कुछ है, सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत है। और नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं। किसकी नाक नहीं थी? जॉर्ज पंचम की। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तेल के मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कहने का मतलब है, इस नाक की कहानी बहुत लंबी कहानी है, और इस नाक के लिए
पड़े तेल के बड़ा शोर शराबा हुआ। किसी वक्त इस नाक के लिए आंदोलन तक भी हुए थे और इस नाक को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किए थे और इस नाक को लगाने के लिए चंदा जमा किया। कुछ नेताओं ने भाषण दिए और कुछ लोगों में गर्मा गर्म बहसें हुई। अखबारों के पन्ने इसके बारे में रंग जाते हैं और जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या उस नाक को हटा दिया जाए, जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है। और राजनीतिक आंदोलन में जिस प्रकार कुछ पक्ष में होते कुछ विपक्ष में होते हैं, उसी प्रकार ये जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए हटा दी जाए के निर्णय के लिए हो रहा है। तो खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जो चुपचाप थे वो दोनों पक्ष में भी थे और विपक्ष में भी थे। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब गृह में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। कहने का मतलब है आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक, अब होता क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए हथियारों से लैस पहरेदार खड़े कर दिए जाते हैं और ये मजाक की बात नहीं थी कि उस नाक को कोई छू ले। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें, शाही नाकें खड़ी थी और उन शाही नाकों तक कोई पहुंच भी नहीं पाता था और उन नाकों को उतार कर अजायब गृह में पहुंचा दिया गया। और कहीं कहीं तो इन शाही लाटों इमारतों के लिए, शाही लाटों यानी मूर्तियों की नाकों के लिए, शाही मूर्तियों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हो जाता था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने की बात है। ये देखो, अब है हकीकत बात। उस ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कहने के मतलब है कि एक बार ये होता है कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति, लाट का मतलब मूर्ति लगी हुई थी और अचानक उस मूर्ति की नाक गायब हो जाती है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर ड्यूटी करते थे, तैनात थे, गश्त लगती रही, लाट की और मूर्ति की नाक चली जाती है। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब देखो, भारत के उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है कि यहाँ रानी आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगी तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी, हमारी नाक भी कट जाएगी। कहने का मतलब है, तो इस परेशानी को लेकर उनमें बड़ी सरगर्मी होती है, मातापच्ची करनी पड़ती है और देश के खैर ख्वाह मतलब भलाई चाहने वाले लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और फैसला ये होता है कि अब क्या किया जाए। अगर ये नाक नहीं लगाई जाएगी तो हमारी भी नाक क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आगे देखो, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए। ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। और देखो, उच्च स्तर की मीटिंग हुई, सभी ने दिमाग लड़ाया और बात ही बात में ये फैसला होता है कि हर हालात में इस मूर्ति पर नाक लगाई जानी चाहिए। और एक मूर्तिकार को आदेश दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी दिल्ली पधारे। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। देखो, मूर्तिकार कह दो या कलाकार कह दो, ये थोड़ा पैसे से लाचार लापरवाह था और आते ही उसने जो हुकाम थे, कहने का मतलब है जो हुकूमत का पालन करने वाले, अंग्रेजी हुकूमत का पालन करने वाले लोगों के चेहरों को देखता है, वो परेशानी में। उस समय जो भारतीय अंग्रेजी आदेशों को मानने वाले भारतीय थे वो परेशानी में थे। उनके कुछ के चेहरे उदास थे, कुछ के लटके हुए से, कुछ बदहवास, बेहोश, मदहोश से हो चुके थे। तो उनके हालात को देखकर कलाकार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं
और तभी एक एक व्यक्ति आवाज़ देता है, मूर्तिकार जोज पंचम की नाक लगानी। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम नहीं है, मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। लाट का मतलब होता है मूर्ति। अब ये बात होती है कि मूर्तिकार उस व्यक्ति की बात को सुनता है और कहता है कि नाक तो लगा देंगे, लेकिन ये बताइए कि ये मूर्ति कब बनी थी, कहाँ बनाई गई थी और इस मूर्ति में कहाँ से लाया गया पत्थर लगा था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक कलरक को फ़ोन किया गया। इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। कलरक ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खत्ता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। अब देखो क्या होता है। तो सब अंग्रेजी हुकूमत का पालन करने वाले लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को एक मतलब अपनी नज़रों से दूसरे को कहता है और कहता क्या है कि ये कार्य तू बताएगा कि ये मूर्ति कब बनी थी, कहाँ बनी थी, कहाँ से पत्थर लाया गया था। खैर फैसला ये होता है कि एक कलरक को फ़ोन किया जाता है और इस बात की पूरी जानकारी का काम सौंप दिया गया। कहने का मतलब है तो पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोल खोल कर वह कलरक देखता है और कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कलरक लौट कर और कलरक तुरंत कमेटी यानी समिति के सामने समिति में आ जाता है और कांपते हुए या डरे हुए कुछ बयान देता है, सर मेरी खता माफ़ हो, मेरी जो जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है उसको माफ़ करे। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, फाइलों में कुछ नहीं है, फाइलें सब चीज़ों को गायब कर गई है, खा गई है। अब देखो हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। कहने का मतलब है अंग्रेजी हुकूमत के पालन करने वाले लोगों के चेहरों पर और उदासी के बादल छा जाते हैं और एक खास समिति बनाई जाती है और उस समिति में एक ये जिम्मेदारी का काम दिया गया कि इस नाक का दारोमदार आप पर है, आप हो दारोमदार। अब देखो आगे क्या होता है। ये कमेटी बनी थी, वो कमेटी काम करेगी। ये दारोमदार किसके लिए? कमेटी के लिए। उस समिति में कुछ 7-8 सदस्य है या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो इस दारोमदार मतलब जिम्मेदारी लेगी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज़ इस देश के ग्रम में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। देखो आखिरकार वापस मूर्तिकार को बुलाया जाता है और फैसला हल कर दिया जाता है और मूर्तिकार एक फैसला सुनाता है, इस विवाद को हल करता है और बोलता है कि इस पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो आप परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पर्वत पर जाऊंगा और वहाँ पत्थर को खोजूंगा। तो खोज कर लाऊंगा। और कमेटी के सदस्यों और ये बात सुनते ही कमेटी के सदस्यों में थोड़ी जान आ जाती है, थोड़ी ताजगी आ जाती है। तो कमेटी के सभापति ने चलते चलते गर्व से मूर्तिकार को कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, और हिंदुस्तान के गर्भ में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है। ज़रूरत यह है कि उनकी खोज करने वाला चाहिए। और खोज करने के लिए आपको पता है परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल आने वाले समय में हमें मिलेगा और आने वाला हमारा जो ज़माना है, भविष्य है, वो खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया और ये बात थी दूसरे दिन अखबारों में छप जाती है।
मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। अब देखो, कुछ दिनों तक वो मूर्तिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर उस पत्थर की खोज करने के लिए निकल जाता है। एक एक पत्थर की खान को खोज लेता है, लेकिन उसको वो पत्थर नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद वो उदास होकर लौटता है। चेहरे पर उदासी बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने को खोज कर आ गया। इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं पर नहीं मिला। ये पत्थर भारतीय पत्थर नहीं है, ये देसी पत्थर नहीं है, ये एक विदेशी पत्थर है, किसी दूसरे देश से लाया गया पत्थर है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, शर्म है, शर्म है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। कहने का मतलब है विदेश, अब अक्ल की बात हो रही है। वो कहता है कि लानत है आपकी अक्ल पर, विदेश की सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से अपना चुके हैं, दिल दिमाग से, तौर तरीक़ों से, रहन सहन से, कि जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाते तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। और मूर्तिकार चुप खड़ा खड़ा बोलता है और कहता है, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और ये बात बताने से पहले उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कहता है कि मैं एक शर्त पर आपको ये बात बताता हूँ कि ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो सभापति की आंखों में चमक आई, चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है, अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखो, कहता है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप मीडिया वालों और अखबार वालों को मत बताना। तो सभापति की आंखों में अचानक चमक आती है और चपरासी को हुक्म देता है कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दो। मूर्तिकार ने कहा, और बंद दरवाजे में मूर्तिकार कहता है कि हमारे देश में अनेक नेता हैं जिनकी मूर्तियाँ आज खड़ी हैं। अगर आप हुक्म दो, हमें इजाज़त दो, तो और आप लोग इस बात को ठीक समझते हो तो मैं उन नेताओं की मूर्ति को ला सकता हूँ। जिसकी नाक इस मूर्ति पर ठीक बैठ जाएगी उसी मूर्ति की नाक उतार ली जाएगी। शब ने शब की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। देखो, ये बात सुनते ही सब कुछ होते हैं, आंखों में एक चमक सी आ जाती है। और सभापति धीमे से कहता है कि लेकिन आप नाक तो उतार सकते हो भारतीय नेता की, लेकिन उसमें बहुत चतुराई की ज़रूरत है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप चौकी और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह जी की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब देखो होता क्या, आगे ध्यान से सुनिए।
मूर्तिकार वापस देश के दौरे पर निकल जाता है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था और वह दिल्ली से सीधा बम्बई जाता है। बम्बई में दादा भाई नौरोजी है, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसी, जहांगीर, इन सब की नाकों का नाप करता है। वो नाप सही नहीं होता है। फिर गुजरात की ओर गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, देसाई जी, महादेव देसाई जी की मूर्तियों को नापता है। फिर बंगाल की ओर जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि की मूर्तियों को देखता है, नापजोख करता है। फिर उसके बाद में बिहार की तरफ चला जाता है और बिहार से उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि की मूर्तियों के पास गया और उन्हीं मूर्तियों का नाप लेता है। और अंत में घबराया हुआ सा मद्रास की ओर चला जाता है। मद्रास में जाकर सत्य मूर्ति को देखता है और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ वापस पंजाब आता है और पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह जी की मूर्तियों को देखता है। फिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल फिर वापस थका हारा सा आकर दिल्ली पहुंचता है और समिति में अपनी परेशानी को बयान करता है। कहता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आ गया हूँ, सब मूर्तियाँ देख आया हूँ, लेकिन सब मूर्तियों की नाक का जो नाप लिया है उससे लगता है कि जॉर्ज पंचम की इस नाक से कहते हैं कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है उस नाक से सभी भारतीय नेताओं की नाक क्या है, बड़ी है। सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित है। शायद बच्चों की नाक भी ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूँ। देखो, फिर वापस समिति के सदस्य उदास हो जाते, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बताया, धैर्य बंधाया और कहा कि सुना है कि बिहार के अंदर जो सचिवालय है उसके सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की जो मूर्तियाँ खड़ी है, शायद लगता है कि उन बच्चों की नाक ही इस मूर्ति पर फिट बैठ जाए। तो ये सोचकर वो एक बार वहीं पहुंच जाता है, लेकिन बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हुई थी। अब बताइए मैं क्या करूं। वापस आकर कहता है कि अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। और राजधानी दिल्ली में सब प्रकार की तैयारियां हो रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति को मतलब अच्छी तरीके से नहलाया जा रहा था, उस पर रंग रोशन किया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस मूर्ति पर क्या नहीं थी, नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। फिर अंग्रेजी हुकूमत को मानने वाले भारतीय के मन में वो वापस बात खटकती है और उनमें खलबली सी पैदा हो जाती है कि अगर रानी भारत आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगी तो रानी का स्वागत हमारी नाक कटवाने के बराबर हो जाएगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब देखो होता क्या है। मूर्तिकार थोड़ा पैसे से लाचार था, पैसे पर मरने वाला था और हार मानने वाला वो कलाकार भी नहीं था। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। उसने पहले एक शर्त बताई और वह पहली शर्त दोहराई और कमरा वापस बंद होता है। कमेटी के सदस्य सुनते मूर्तिकार ने अपनी नई योजना बताई कि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है और मेरी राय है कि 40 करोड़ भारतीय हैं। कितने भारतीय हैं? 40 करोड़। यहाँ भारतीय जनता की बात हो रही है कि उस समय भारत की जनता कितनी थी? 40 करोड़। अगर 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए,
बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक सुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। और सबके अंदर सन्नाटा जाने के बाद में कुछ मिनटों के बाद सभापति सबकी तरफ देखता है। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, चौंक उठा, भोचका हो गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? ये जिम्मेदारी या ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक लगाना मेरा काम है, आप तो मेरे को सिर्फ इजाज़त दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से और कहने का मतलब दूसरे ही दिन अखबारों में ये खबरें छपने लग जाती है कि जो नाक का मसला था, जो विवाद था, वो आज सरल हो गया है, हल हो गया है। राजपथ पर राजमार्ग पर जो इंडिया गेट है उसके पास खड़ी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और नाक तो अभी लगी नहीं थी। देखो आगे, नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब देखो, फिर नाक तो अभी लगी नहीं है, फिर वापस उस मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पास में पहरेदार हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं, तैनात कर दिए जाते हैं। मूर्ति के आसपास जो तालाब था, आसपास का जो तालाब था उसको सुखाकर एकदम साफ कर दिया जाता है। उसके अंदर रवाब कीचड़ है उसको निकाल दिया जाता है, उसमें ताज़ा पानी डाला जाता है। जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। और कहते हैं कि जो जिंदा नाक लगाई जाएगी वह सूखने न पाए, वो सूख न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी और अंदर ही अंदर समिति के अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक नाले के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी कि मेरे को कुछ और सहायता दी जाए और उसे सहायता दी भी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और सोचने लगा कि हर हालत में इस पर नाक लगनी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन और कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है और अखबारों ने दूसरे दिन ये खबरें छाप दी कि जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी उद्घाटन की खबरें नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। देखो बेटा आगे क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि उस दिन अखबारों में होता क्या है। अखबारों में एक ध्यान देने योग्य बात छप रही थी कि देश के अंदर उस एक पहले बहुत बड़ी खबर चल रही थी। वो खबर थी कि इस मूर्ति की क्या नहीं है, नाक नहीं है। अब नाक लगा दी जाती है, लेकिन अब नाक लगी हुई मूर्ति का उद्घाटन तो होना चाहिए। उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन की खबर भी नहीं, अखबारों में उद्घाटन की खबर नहीं दी। न किसी प्रकार का उद्घाटन के समय फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभा हुई, न कोई किसी का अभिनंदन करता है, न कोई मानपत्र भेंट करता है, मान सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ और न ही किसी का हवाई अड्डे पर जो आते हैं ना लोग, उनका
जो कह सकते हैं मंत्रीगण बोल सकते हैं या बड़े बड़े आदमी आते हैं तो उनका किसी प्रकार का स्वागत समारोह नहीं होता है। किसी का ताज़ा चित्र और किसी की ताज़ा फोटो अखबारों में नहीं छपती है। सब अखबार खाली थे दूसरे दिन। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए। और वह भी किसके लिए चाहिए थी? रानी एलिजाबेथ के आने के स्वागत के लिए।